नमस्कार। मैं पंकज कुमार। ये ज़िंदगी की जद्दोजहद में दो वक्त की रोटी के लिए कभी ख़त्म न होने वाली यात्रा है। इन मज़दूरों के लिए यह यक्ष प्रश्न से कम नहीं है कि लोकतंत्र के महापर्व यानी चुनाव का इनके जीवन में क्या अहमियत है। चुनाव आएगा और चला जाएगा, लेकिन रोटी का सवाल अंतिम सत्य है। इनकी सबसे बड़ी चुनौती दो वक्त की रोटी, कपड़ा, मकान और बुनियादी सुविधाएं हैं। इनकी खिड़की से सुबह की रोशनी रोटी के संघर्ष के लिए जगाती है और रात अगले दिन की चिंता लिए नए स्टेशन पे आ जाती है। इन्हें लोकतंत्र के महायज्ञ यानी चुनाव की ना तो कोई बहुत जानकारी है, ना इनके बीच इनको लेकर कोई चर्चा है और ना ही इसकी ज़रूरत। इनकी ज़रूरत है रोटी, कपड़ा, मकान, पीने का पानी, बच्चों की पढ़ाई। लेकिन सियासत ने इन्हें कभी यह समझने ही नहीं दिया कि यह सब वोट से ही होगा। मजदूर तो इसका समाधान अंतहीन यात्रा में ढूंढ रहे हैं। बिहार में हाल ही में जातीय सर्वेक्षण के अनुसार 46 लाख लोग बिहार से बाहर जाकर काम कर रहे हैं। पलायन बिहार की एक बड़ी समस्या है, जिसके कारण मतदान पर सीधा असर होता है। यही कारण है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां मतदान का राष्ट्रीय औसत 67% था, वहीं बिहार में यह 10% कम यानी 57.3% था। दैनिक मजदूरी पर आश्रित मतदाताओं के लिए 2 जून की रोटी जुटाने की मजबूरी इन्हें पलायन करने पर मजबूर करती है। बिहार के जातीय सर्वे के अनुसार 2.18 करोड़ मिस्त्री मजदूर और 1,70,000 किसान हैं। देश में 90% कामगार असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और विकास का मॉडल ऐसा है जिसमें 80% निवेश संगठित क्षेत्रों में होता है, जबकि लगभग 50% आबादी कृषि क्षेत्र में काम करती है, जिनमें करीब 5% निवेश किया जाता है। आज़ादी के बाद से अभी तक मजदूरों का पलायन जारी है। ई श्रम पोर्टल के अनुसार असंगठित क्षेत्र में 38 करोड़ लोग काम करते हैं, जिनमें आधे कामगार कृषि कार्य से जुड़े हैं। बिहार में 7.67 करोड़ मतदाता हैं। इनमें असंगठित कामगारों की संख्या 3 करोड़ के आसपास है, जो कुल मतदाताओं का 38% है, यानी 1/3 से भी अधिक। इतना ही नहीं, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों में युवाओं की तादाद सबसे अधिक 64.73% है। ये 18 से 40 वर्ष के बीच के हैं, जो पलायन करने को विवश हैं। कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक 1.4 करोड़ असंगठित मजदूर हैं। दूसरे नंबर पर 43 लाख घरेलू मजदूर हैं। निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या 28 लाख है। महिलाएं पुरुष से अधिक है। कुल श्रमिकों में 1.64 करोड़ महिलाएं हैं। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की कुल संख्या का ये 56% है। पुरुषों की संख्या 1.27 करोड़ है, जो कुल का 44% है। इन सभी मजदूरों को 3 आयु वर्ग में बांटा गया है। इनमें 18 से 40 वर्ष के बीच आने वाले मजदूर 64.73% हैं। 40 से 50 वर्ष के बीच आने वाले 21.29% और 50 वर्ष से अधिक आयु वाले 13.59% हैं। एक विभाजन सियासत ने भी किया है, वह है धर्म और जाति का। यदि इनके लिए सरकार रोजगार मुहैया ना करा पाई तो कोई बात नहीं, धर्म और जाति का नशा पिला दिया गया है, जिससे इन मजदूरों को ना यात्रा की थकान होती है और ना ही रोजगार ना मिलने का गम। भूख का एहसास मिटाने के लिए
सियासत का धर्म और जाति का इंजेक्शन बेहद सफल है। श्रमिकों की औसत आय का सरकारी आंकड़ा नहीं है। न्यूनतम मजदूरी से भी कम आय है इनकी, क्योंकि रोज़ाना काम नहीं मिलता। बिहार में प्रति व्यक्ति सालाना आय 59,637 रुपये है, यानी मासिक आय करीब 5,000 रुपये। सरकार की कई योजनाओं से भी इनकी आमदनी में कोई सुधार नहीं है। तो क्या मजदूर अपने हालात सुधारने के लिए वोट करेंगे? यदि वो ऐसा कर पाते हैं तो सियासत का इतिहास और मजदूरों का अर्थशास्त्र दोनों बदल जाएगा। आरबीआई के हैंडबुक के अनुसार देश में खेतिहर मजदूरों ने 2022-23 में रोजाना औसतन 345.70 रुपये कमाए, जिसमें टॉप 5 राज्यों में केरल में 764 रुपये प्रतिदिन दैनिक मजदूरी, हिमाचल में 473 रुपये प्रतिदिन दैनिक मजदूरी, तमिलनाडु में 470 रुपये, हरियाणा में 424 रुपये, पंजाब में 993 रुपये पुरुषों की दैनिक मजदूरी रही। वहीं सबसे कम भुगतान करने वालों में मध्य प्रदेश में दैनिक मजदूरी 229 रुपये प्रतिदिन, गुजरात में 241 रुपये प्रतिदिन, ओडिशा में 285 रुपये प्रतिदिन, महाराष्ट्र में 303 रुपये प्रतिदिन, तो बिहार में 308 रुपये प्रतिदिन रहा। केंद्र सरकार के लेबर ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 8 वर्षों में कृषि मजदूरों की वास्तविक मजदूरी मात्र 0.8% प्रति वर्ष की दर से बढ़ी है, जबकि गैर कृषि मजदूरों की 0.2% की दर से। इसके विपरीत निर्माण मजदूरों की कोरोना से पहले 0.53% और कोरोना के बाद 0.02% की दर से घटी ही है। जबकि 2023 की ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है कि इन्हीं 8 वर्षों में देश के ऊपरी वर्ग के 1% की संपत्ति में 10 गुना इजाफा हुआ है। संविधान कहता है कि राज्य व्यक्तियों के बीच आय में असमानता कम करने का प्रयास करेगा, लेकिन असमानता बढ़ रही है। अगर 1 साल बाद एक खेत मजदूर की वास्तविक क्रय शक्ति मात्र 100 रुपये की जगह 100.80 पैसा बढ़े, अगले 10 वर्षों तक यही दर रहे, तो यह अंतहीन यात्रा कैसे रुकेगा? इनके रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य का क्या होगा? कोरोना संकट में जब करोड़ों प्रवासी मजदूर जिंदगी और मौत से संघर्ष करते हुए सैकड़ों मील पैदल चलकर अपने मूल निवास पहुंचे और महज 4 घंटे की सूचना के बीच तुगलकी फरमान लागू करके पूरे देश में तालाबंदी लागू कर दिया गया। हजारों मजदूर इस तालाबंदी और पलायन के कारण मारे गए। इसका हिसाब इस चुनाव में क्यों नहीं होगा? उस दौरान उद्योग ठप हो गए, मजदूरों को तरह तरह का सपना दिखाया गया, नौकरी की सुरक्षा, आवास और यहाँ तक कि चिकित्सा सुविधा देने का भी वादा किया गया, लेकिन 3 साल में कुछ नहीं हुआ। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि उन सभी 8 करोड़ मजदूरों को जिनके पास राशन कार्ड न होने की वजह से उन्हें मुफ्त राशन नहीं मिल रहा है, अगले 2 माह में कार्ड उपलब्ध कराए जाएं, ताकि वे खाद्य सुरक्षा की छतरी के तहत आ सकें। इससे मजदूरों के जीवन यापन में कठिनाई नहीं रहेगी। कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि 1 साल पहले दिए गए ऐसे आदेश पर अभी तक अमल क्यों नहीं हुआ। केंद्र के आंकड़े के अनुसार उसके ई पोर्टल पर कुल 28.60 करोड़ श्रमिक पंजीकृत हैं, जिसमें 20.60 करोड़ का ही राशन कार्ड के आधार पर पंजीयन हुआ है, जबकि सरकार के अनुसार कुल 81 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन मिलता है, जबकि 8 करोड़ मजदूर ही इससे वंचित हैं। दरअसल सरकारी पोर्टल पर
मजदूरों की संख्या वर्ष 2011-12 की जनगणना पर हुई है, जबकि वास्तविक संख्या काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है। कोई भी चुनाव मजदूरों की मजदूरी दिए बिना सार्थक और निष्पक्ष नहीं हो सकती। आखिर मजदूर आत्महत्या करने के लिए क्यों मजबूर हैं? प्रेमचंद्र का होड़ी आज मजबूरी और सियासत के जाल में फंसकर जीवन का जंग हार रहा है। एनसीआरबी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार सरकारी नीति की विफलता कहें या मानवता का संकट कि वर्ष 2021 में 42,000 दिहाड़ी मजदूर ने आत्महत्या की। हर दिन 100 से अधिक मजदूरों ने आत्महत्या की। वर्ष 2020 में 37,666 मजदूरों ने आत्महत्या की। इन 2 साल में 80,000 मजदूरों ने आत्महत्या की। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि 2014 में 15,735 मजदूरों ने आत्महत्या की। कुल आत्महत्या का यह 12% है। 2015 में 23,799 मजदूरों ने आत्महत्या की, जो कि कुल आत्महत्या का 17.8% है। 2016 में 25,164 मजदूरों ने आत्महत्या की, जो कुल आत्महत्या का 19.2% है। 2017 में 28,741 मजदूरों ने आत्महत्या की, जो कुल आत्महत्या का 22.1% है। 2018 में 30,127 मजदूरों ने आत्महत्या की, जो कुल आत्महत्या का 22.4% है। 2019 में 32,563 मजदूरों ने आत्महत्या की, जो कुल आत्महत्या का 23.4% है। 2020 में 37,666 मजदूरों ने आत्महत्या की, जो कुल आत्महत्या का 24.6% है। और 2021 में 42,004 मजदूरों ने आत्महत्या की, जो कुल आत्महत्या का 25.06% है। लेकिन लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा था कि खुदकुशी के 35% केस 18 से 30 साल के युवाओं के हैं। 2018 में 46,912 युवाओं ने आत्महत्या की। 2019 में 48,774 युवाओं ने आत्महत्या की और 2020 में 52,718 युवाओं ने आत्महत्या की। यानी सिर्फ दिहाड़ी मजदूर ही नहीं बल्कि युवा भी आत्महत्या कर रहे हैं। सवाल है कि क्या मजदूरों की आत्महत्या चुनावी मुद्दा बनेगा? जवाब आप भी जानते हैं। इस विभाजनकारी दौर में चुनाव मजदूरों के मुद्दे पर नहीं, सियासी दाव पेंच, गठबंधन, धर्म, जाति, पैसा, अपराध, कॉरपोरेट तय करती है। सीएमआई की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यानी LFPR 15 से 60 वर्ष की कामकाजी उम्र के लोगों में काम तलाशने वालों की दर पिछले 7 वर्षों में लगातार घटती हुई वर्ष 2022-23 में मात्र 39.5% रह गई है। यह दुनिया में सबसे कम है। यह किसी भी सरकार और अर्थशास्त्रियों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। काम की उम्र वाले 100 में अगर 60% लोग रोजगार की इच्छा छोड़ घर बैठने पर मजबूर हो जाएं, तो देश का भविष्य क्या होगा? दुनिया में सर्वमान्य अवधारणा है कि ऐसी निराशा तब बनती है जब लगातार वर्षों तक रोजगार नहीं मिलता और लोग यह सोचने लगते हैं कि रोजी तलाशना बेकार है, और ऐसे हालात में आत्महत्या की पृष्ठभूमि बनना लाजमी है। इसी रिपोर्ट में यह भी पता चलता है कि भारत में काम की उम्र वाली हर 10 में से केवल 1 महिला रोजगार की चाहत रखती है। इसका LFPR तो मात्र 8.8% है। श्रमिकों की उदासीनता सरकार की नीति पर सवाल है। भारत में विकास का पहिया औद्योगिक विकास के रास्ते न आकर सीधा सेवा क्षेत्र में आ गया है। योजनाकारों को सोचना होगा कि मजदूरों का अधूरा सपना कब पूरा होगा। जिस दिन मजदूरों का अधूरा सपना पूरा होगा, उसी दिन पास की अधूरी कविता सबसे खतरनाक भी पूरा होगा।
पास की कविता यहाँ बेहद प्रासंगिक है। पेश है पास की अधूरी कविता सबसे खतरनाक। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है। सबसे खतरनाक नहीं होता कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है। जुगनुओं की लौ में बढ़ना, मुट्ठियाँ भींचकर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है। सबसे खतरनाक नहीं होता, सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, तरफ का ना होना, सब कुछ सहकर सह जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक वो घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी नज़र में रुकी हुई है। सबसे खतरनाक वो आँख होती है जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है और जो एक घटिया दोहराव के क्रम में खो जाती है। सबसे खतरनाक वो गीत होता है जो मरसिए की तरह पढ़ा जाता है, आतंकित लोगों के दरवाज़ों पर गुंडों की तरह अकड़ता है। सबसे खतरनाक वो चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगन में चढ़ता है, लेकिन आपकी आंखों में मिर्चों की तरह नहीं पड़ता। सबसे खतरनाक वो दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और जिसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। चुनावी समर में मजदूरों का मुद्दा गायब कर दिया गया है, ठीक उसी तरह जिस तरह इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा गायब है। हिंदी की दरबारी मीडिया जितना इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बताती है उससे अधिक छिपा लेती है। इसे जन जन तक पहुंचाने में हिंदी मीडिया नाकाम रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया। 4 अप्रैल को हिंदू में छपी खबर के मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों में 33 कंपनियों को कुल 1 लाख करोड़ का घाटा हुआ, लेकिन उनकी तरफ से 576 करोड़ का चंदा दिया गया, जिसमें बीजेपी को ही 434 करोड़ का चंदा दिया गया, यानी कुल चंदा का 75%। यदि कंपनी को घाटा हुआ तो फिर ये चंदा कहाँ से दे रही है? हिंदी के पेपर और चैनल ने यदि इस मुद्दे को दबा न दिया होता तो चुनावी चंदा का मुद्दा चुनाव की दशा तय करती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार पर तो खूब बोलते हैं, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड पर चुप हैं। कंपनियों का टैक्स देने के बाद यदि मुनाफा जीरो रहा या निगेटिव रहा तो फिर चंदा कहाँ से दिया गया? 33 में से 16 कंपनियां ऐसी हैं जो टैक्स नहीं देती लेकिन चंदा देती है। 6 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने 646 करोड़ का चंदा दिया, जिसमें 93% हिस्सा बीजेपी को दिया। 55 कंपनियां ऐसी हैं जो 7.5% की मुनाफे की सीमा से अधिक का चंदा दिया। मनमोहन सिंह सरकार के समय 3 साल से कम उम्र की कोई भी कंपनी अपने मुनाफे की 7.5% से अधिक चुनावी चंदा नहीं दे सकती थी। इससे काला धन पर अंकुश लगता था। लेकिन बीजेपी सरकार चुनावी बॉन्ड को नए अवतार में लाने की तैयारी में है। दैनिक भास्कर के अनुसार सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी नई स्कीम लाने की योजना बनाई है। इसमें चर्चा है कि वह कौन सा तरीका हो जो संविधान के मानकों पर खरा उतरे और सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा की कसौटी की बाधा पार कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा था, यदि कोई व्यक्ति ए यह बॉन्ड बैंक से खरीदता है तो उसका पूर्ण विवरण कोर्ट में दर्ज हो जाता है, लेकिन यदि बी यह इलेक्टोरल बॉन्ड ए से खरीदकर किसी राजनीतिक पार्टी को सी को दे देता है तो बी का नाम कहीं भी रिकॉर्ड में नहीं आता है। ऐसे अंदेशों के लिए भी नए इलेक्टोरल बॉन्ड में व्यवस्था करने की तैयारी है, क्योंकि
पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा है, चुनावी बॉन्ड व्यवस्था में खामियां हो सकती है, लेकिन पैसे के आने जाने के स्रोत का पता चल रहा था। 2014 से पहले पैसा तो खर्च हो रहा था, पर किसे पता होता था वह कहां से आया, किसके पास गया। लेकिन एक बात यहां याद रखने वाली है कि चुनावी बॉन्ड से मिला चंदा कुल चंदे का 45% ही है। 55% चंदा अभी भी परंपरागत तरीके यानी कैश से ही दिए जा रहे हैं। हम मुद्दा से भटके नहीं हैं। चुनावी चंदे के धंधे से यह स्पष्ट हो जाता है कि मजदूर आत्महत्या करने को लेकर क्यों मजबूर हो रहे हैं, और चुनाव कौन करवाता है और नीति किसके लिए बनती है। जब लोकतंत्र को कॉरपोरेट चलाएगा और मजदूर की अहमियत बस इतनी रह जाएगी कि वह वोट दे सके, तो